नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ किन्नर समाज के बारे में कि एंशिएंट इंडिया के अंदर उनका क्या रोल था और किस तरीके से उनका डिग्रेडेशन हुआ और हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर उनके बारे में क्या मेंशन है। तो ये किन्नर शब्द आया कहाँ से? किन्नर असल में उन देवताओं को बोला जाता है जो स्वर्ग में रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा गाते रहते हैं, हमेशा गुनगुनाते रहते हैं और लोगों को भी यही शिक्षा देते हैं। तो यही किन्नर शब्द आज का जो हिजड़ा समाज है, ट्रांसजेंडर समाज है, उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया। अब ये दो तरीके से दिखाया जाता है, या तो इनको बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग हाफ ह्यूमन हाफ बर्ड यानी कि आधा इंसान और आधा पक्षी के रूप में दिखाया जाता है, या फिर बहुत सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स, हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग इनको आधा इंसान और आधा घोड़े की तरह दिखाया जाता है। अब एक प्रथा है, बधाई प्रथा, जो हमेशा से किन्नरों के साथ एसोसिएट हुई कि घर के अंदर कभी भी बच्चा पैदा होगा या फिर घर के अंदर शादी का माहौल होगा तो फिर किन्नर समाज के लोग आके घर पे नाचते गाते हैं, खुशी का माहौल बनाते हैं, बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और ये हमेशा से ही चलता आ रहा है। ये एंशिएंट इंडिया से ही भारत के अंदर प्रेवलेंट है। इसके अलावा रामचरितमानस के अंदर भी एक दोहा है, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। यानी कि पुरुष और स्त्री ने नपुंसक या कोई भी जीव हो जो छल कपट छोड़ के अगर भगवान को याद करता है तो श्री राम के लिए वो सब एक समान ही है। एक अगला एग्जाम्पल महाभारत में शिखंडी के रूप में। तो शिखंडी जैसे कि किन्नर समाज से बिलोंग करते थे और हम ये देख सकते हैं कि वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे भीष्म की डेथ में। और आप ये देख के समझने की कोशिश कीजिए कि शिखंडी खुद महल में रहा, पढ़ाई लिखाई की उसने और फिर उसके बाद धनुर्विद्या भी सीखी। तो किसी भी तरीके से ऐसा हमें एग्जाम्पल नहीं मिलता देखने के लिए कि किन्नर समाज के लोगों के साथ किसी भी तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। एक और एग्जाम्पल महाभारत से ही, अरावन के बारे में। अरावन जो थे अर्जुन के दूसरे बेटे थे और उनको मालूम था कि वो अगले दिन मरने वाले हैं। तो उनकी एक रिक्वेस्ट थी कृष्ण को कि क्योंकि मैं मरने वाला हूँ अगले दिन, और जैसा हमारे समाज के अंदर ये प्रथा है कि अगर कोई कुंवारा आदमी मरता है तो फिर उसे दबा दिया जाता है, उसे अंतिम संस्कार नहीं मिलता, तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती। तो अरावन की ये रिक्वेस्ट थी श्री कृष्ण को कि मैं शादी करके ही मरना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने खुद मोहिनी अवतार लेकर रावण से शादी की और अगले दिन जब रावण मर जाते हैं तो फिर उसके बाद पूरा जिस तरीके से अंतिम संस्कार में पार्टिसिपेट भी किया और फिर उसके बाद खुद सफ़ेद साड़ी पहनकर और फिर खुद सफ़ेद साड़ी पहनकर शोक प्रकट भी किया। अब रावण की ये स्टोरी आज भी बहुत रेलिवेंट है क्योंकि तमिलनाडु का एक मंदिर है अरावन को डेडिकेटेड, जहाँ पर आज भी किन्नर समाज के हज़ारों लोग वहाँ पर आते हैं, सज संवर कर आते हैं, मोहिनी का अवतार लेकर आते हैं, रावण से शादी करते हैं और अगले दिन जिस तरीके से कृष्ण ने अपनी चूड़ियाँ तोड़कर शोक मनाया था सफ़ेद साड़ी पहनकर, उसी तरीके से वो भी उसी को डुप्लीकेट करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। उसी तरीके से श्री विष्णु का भी एक अवतार है मोहिनी का, जो हमारे पुराणों के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलता है कि वो कितने सुंदर थे। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये सब थे या नहीं थे। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने भगवानों को, मेल भगवानों को फीमेल फॉर्म में दिखा सकते हैं और उनकी ब्यूटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये जो है ये बहुत यूनिक है इंडियन कल्चर के बारे में, और ये ही जस्टिफाई करता है कि हम कितना एक्सेप्ट करते थे थर्ड जेंडर को भी अपने एंशिएंट इंडिया के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसजेंडर्स एंशिएंट इंडिया के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया करते थे बधाई सेरेमनी में,
और इनफैक्ट बहुत सारे और भी ऐसे काम थे जो किन्नरों को डेडिकेटेड थे, जैसे कि औरतों की, रानियों की प्रोटेक्शन के लिए और बधाई सेरेमनी, गाना बजाना। तो ऐसे बहुत सारे काम थे जो किन्नर स्पेसिफिकली ज़्यादा अ, जो किन्नर स्पेसिफिकली ज़्यादा करते थे, और किन्नरों को माना भी जाता था कि वो उस काम में काफ़ी सक्षम है। लेकिन फिर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के समय, ब्रिटिश राज के समय 1871 में किन्नर समाज को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर डाल दिया गया था और उनको वन ऑफ द मोस्ट क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आया कि उनका इंडिया के अंदर रोल क्या है। और इस धीरे धीरे उनको शक की निगाह से देखा जाने लगा, उनके ऊपर प्रोटेक्शन बढ़ा दिया, उनकी इंडिपेंडेंस को ख़त्म करने की कोशिश करी, और वो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी से बिल्कुल ही निकल गए। लेकिन चीज़ें अभी इम्प्रूव हो रही हैं। जैसा हमने देखा कि जोइता मंडल एक जो ट्रांसजेंडर है, बहुत सारी परेशानियाँ झेलने के बाद वो इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी। उसी तरीके से हमने देखा कि कैसे पहले तमिलनाडु के अंदर पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ रिपोर्टर हमें मिली। तो चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और सरकार भी उसकी तरफ ध्यान दे रही है। तभी 2019 का ट्रांसजेंडर बिल आया, जिसने फाइनली रिकॉग्नाइज़ किया थर्ड जेंडर को। और फिर उसी तरीके से हाल ही में आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उसने भी थर्ड जेंडर को उसमें भी थर्ड जेंडर के बारे में एजुकेट करने के लिए, और किस तरीके से हम उनको अब दोबारा से एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, उसके प्रोविज़न है। तो मैंने बताया आपको कि किस तरीके से किन्नर समाज हमारे एंशियंट इंडिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, और ऐसे और भी बहुत सारी कहानी है। जिस तरीके से अज्ञातवास के समय अर्जुन एक किन्नर का रूप लेके रहे थे, और राजा सुद्युम्न की एक स्टोरी है जिसके अंदर वो एक शाप के कारण एक महीना स्त्री और एक महीना पुरुष के रूप में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कहानी है जो जस्टिफाई करती है कि हमारे लिए ये थॉट बहुत फॉरेन नहीं है, और हमारे समाज में थर्ड जेंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। और अगर फॉरेनर्स नहीं आए होते और हम अपनी मोरालिटी हम पर थोप कर नहीं गए होते, तो आज थर्ड जेंडर या किन्नर समाज हमारे समाज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। वो हमारे साथ पढ़ रहे होते, हमारे साथ लिख रहे होते, हमारे साथ नौकरी कर रहे होते। और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में चीज़ें और बेहतर होंगी। वो हम दोबारा से अपनी रूट्स को पकड़ कर, अपनी रूट्स को समझ के हम और बेहतर भारत बना पाएंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।